एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। मैं रचना आज आपको हिंदी के व्याकरण टॉपिक्स कराऊंगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में, जो आपने वीडियो देखी होगी, कि जब हम गद्यांश को सॉल्यूशन करते हैं, उसको सरल करते हैं, तो उसके कुछ प्रश्न किसके होते हैं, व्याकरण के। तो उस व्याकरण को हमें हल करने के लिए उनको उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने उनके टॉपिक्स आपको लिखवाए थे, दिखाए थे आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे उसमें और कौन से आपको करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका वर्ण विचार का। ठीक है, तो आइए आज हम करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, देखिए वर्ण को क्या कहते हैं, वर्ण को कहते हैं हम अक्षर। अक्षर, अक्षर का मतलब अ और शर से मिलकर बना है हमारा अक्षर। तो अ को क्या कहते हैं हम, नहीं। शर मतलब विनाश। तो हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जिनका विनाश ना हो वो क्या कहलाएंगे, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, मैंने सरल भाषा में देखिए वर्ण की परिभाषा यहाँ लिखी है। चलिए देखते हैं इसको। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अब आप देखेंगे जब भी आप मुंह से कुछ बोलते हैं, कुछ भी उच्चारण करते हैं, तो आपको क्या होती है, कुछ ध्वनियां सुनाई देती हैं। वही ध्वनियां क्या होती हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ठीक है, जो हमारे वर्ण होते हैं वो भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, और जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, टुकड़े नहीं किए जा सकते, देख रहे हैं। फिर हम बात आती है कि जो वर्ण होते हैं, हर भाषा में अपने अपने वर्ण होते हैं ना, और वो उन वर्णों की संख्या निश्चित होती है। सब वर्णों में निश्चित होती है। जैसे हिंदी में क्या होते हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 44 यानी 44। ठीक है, इंग्लिश में कितनी होती है। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं में वर्णों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। हमारी हिंदी भाषा में मानक जो वर्णों की संख्या है वो 44 होती है। कई बार क्या होता है कि 44 कहीं जगह नहीं दिया जाता, क्योंकि भिन्न भिन्न जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, और सब जगह क्या कहते हैं, डिस्प्यूट सा होता है कि कोई कहता है कि 44 होते हैं, कोई कहता है कि 54 होते हैं, कोई 52 कहता है। लेकिन हम क्या मानकर चलते हैं मानक भाषा के अनुसार कि हिंदी के जो वर्णों की संख्या है वो कितनी की होती है, 44। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी हम लेकर चलते हैं 52 का। ठीक है, कई बार आपका ऑप्शन में नहीं आता 44। ठीक है, तो आप कहेंगे मैम ने तो 44 बताया था, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक और मानी जाती है हमारी, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, 52 यानी 52। आपको वो देखना है, अगर 44 नहीं है तो 52 पे आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। जब वर्ण हमने सीख लिए, वर्णों की निश्चित संख्या भी हमें पता चल गई, फिर उन वर्णों को हम क्या करते हैं, एक क्रम में लगाते हैं, सिस्टमैटिक वे में लगाते हैं ना। ये तो नहीं है कि आ के बाद हम ज्ञा लिख देंगे या ऊ के बाद री लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सब वर्णों को एक सिस्टमैटिक, एक क्रमबद्ध समूह में हम लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आगे पीछे तो नहीं करते। तो वो क्या होती है हिंदी में, वर्णमाला। जैसे वर्णों के निश्चित क्रम वाले समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी देखेंगे आप ABCD एक क्रम में लिखे, एक सिस्टम में लिखे हैं, ऐसे ही हिंदी में भी होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। आपको पता है आ से ज्ञ तक पूरी हमारी एक वर्णमाला है, और उसमें 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, स्वर और व्यंजन। आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस आज क्या होगा, थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा, थोड़ा न्यू एड ऑन होगा, थोड़ा विस्तृत रूप में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। मैंने एक चार्ट बनाया छोटा सा, इसको देखिए जरा, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारा वर्ण अक्षर है उसको मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के भी 3 भाग होते हैं, स्वर को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ऐसे ही व्यंजन को 3 हम भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
ये टेबल आपको इसलिए मैंने बना के दी है कि बड़े इजीली आपको समझ में आ जाए कि कौन किसके नीचे आता है, किसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, पता चल रहा है ना। वर्ण को अक्षर कहते हैं और दो भागों में हम इसको विभाजित करते हैं, स्वर को और व्यंजन में। ठीक है, फिर स्वर को भी कितने भागों में, 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, ऐसे ही व्यंजन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, फिर जो इनके भाग हैं वो क्या अर्थ देते हैं, क्या होते हैं वो। ठीक है, फिर व्यंजन पढ़ेंगे कि व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्मी व्यंजन जो है वो क्या होते हैं। आइए, ठीक है, सबसे पहले स्वर क्या होता है, इंग्लिश में जिन्हें हम वोवल कहते हैं। ठीक है, स्वर क्या होता है, सरल भाषा में देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है, एकदम स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से होता है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, 11 होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, आ, इ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हो गए हमारे 11 स्वर। अब जैसा कि मैंने आपके इसको 3 भागों में विभाजित किया था, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, ह्रस्व के और भी अनेक नाम होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ह्रस्व की जगह अगर छोटा आ जाए या लघु स्वर पूछ लिया जाए तो आप सोचोगे मैम ने तो ह्रस्व स्वर बताया था, ये स्वर तो नहीं बताया। इसलिए मैंने इसको जितने रूपों में कहा जाता है, जो जो इसके नाम होते हैं मैंने सब लिख दिए हैं। जैसे कि ह्रस्व को छोटा भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं। ठीक है, लघु मतलब भी छोटा ही होता है। अब ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में, यानी जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों को उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। कितना समय लगता है, बहुत कम। ठीक है, और वो क्या कहलाते हैं, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से, जिनको बोलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है, और ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ, ई, उ, ओ। ठीक है, री, सॉरी। ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं हम, मूल स्वर भी कहते हैं। एक इसका नाम और है मूल स्वर, मतलब ह्रस्व, छोटा स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर, ये सब एक ही के सिनोनिम, समानार्थी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सब नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ के भी अनेक नाम हैं, जैसे देखिए दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है और बड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, अब दीर्घ कौन से होते हैं स्वर, दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, ये जो ह्रस्व स्वर है ना, इससे बोलने में दुगना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 7। ठीक है, दुगना समय, जैसे ह्रस्व स्वर में बहुत कम लगता था अ, दीर्घ में क्या लगेगा, आ, इसमें ई, इसमें ई, इसमें उ, बड़ी जल्दी से बोल दिया हमने, बहुत कम समय लगा। इसमें दुगना औ। ठीक है, इसमें री, इसमें ए, ओ, औ। ठीक है, ये 7 क्या है हमारे दीर्घ स्वर। लघु, दीर्घ, गुरु और बड़ा, ये इसके क्या है, समानार्थी शब्द हैं, और इनको बोलने के लिए ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ठीक है, और ये कितने होते हैं, ये हमारे होते हैं 7। ठीक है, अब तीसरा आता है विभाजन कौन सा, प्लुत स्वर का। कौन सा आता है, प्लुत स्वर, इसका एक ही नाम होता है। ठीक है, इसका कोई समानार्थी नहीं है। प्लुत स्वर क्या होता है, ये वो वाले स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। कितना लगता है, 3 गुना समय। तिगुना मतलब 3 गुना। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं प्लुत स्वर, ओम, राम। आप देख रहे हैं एक लंबा 3 गुना समय लग के हम इसको बोलते हैं, जैसे ओम, राम। और इनको पहचानने की क्या ट्रिक होती है कि इनके बीच में ये एस टाइप आप देख रहे हैं,
ये एस टाइप, जिस भी शब्द में ये ऐसा बना होगा वो क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। जैसे वांग्मय आपने देखा होगा ना, ये मेनली किस में यूज होता है, ये संस्कृत वर्ड्स हैं, संस्कृत में आप देखेंगे ये सब यूज होते हैं। ठीक है, तो प्लुत स्वर तिगुने समय वाले, ठीक है, जिनको बोलने के लिए तिगुना समय लगता है, कौन कौन से होते हैं वो, ओम, राम। ठीक है, तो आइए 5 मिनट का हम जरा इसको दोबारा से इसको दोहराते हैं कि कौन कौन सा है। स्वर क्या होते हैं, स्वर कौन से होते हैं बताइए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, वो स्वर कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं, 11। ठीक है, मैंने आपको यहाँ लिखा है 11 स्वतंत्र स्वर। फिर उनके 3 विभाजन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, बहुत ही कम, ठीक है, ये 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर ये ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेते हैं बोलने में। ठीक है, ये होते हैं आपके 7। और प्लुत स्वर जिनको ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ठीक है, तो वो हो गए हमारे प्लुत स्वर। अब हम आगे करेंगे व्यंजन, कि व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, और जो इसके विभाजन किए हुए हैं हमने, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्वर मैंने बताया था ना 11। ठीक है, अब व्यंजन की बारी, कि व्यंजन कितने हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। चलिए आइए देखते हैं। हमने अभी स्वर कंप्लीट किया, अब आता है व्यंजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्यंजन, कि व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, और उसके जो विभाजन में जो आते हैं, कितने भागों में विभाजित है, और उनको क्या कहते हैं। ठीक है, कैसे पहचानते हैं। आइए अब हम व्यंजन करते हैं। व्यंजन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर है, व्यंजन है। तो व्यंजन वो होते हैं वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में इसको यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हर व्यंजन को बोलने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, स्वर चाहिए। कैसे, देखिए मैंने लिखा एक व्यंजन क, इसके अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। ठीक है, इसके नीचे मैंने लगाया हलंत। क्यों लगाया, क्योंकि ये क अभी आधा है। जब तक क के अंदर स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो एक पूर्ण व्यंजन नहीं बनेगा। अब मैंने इस आधे का में आ मिलाया तो ये पूर्ण क्या बन गया, का, पूरा का व्यंजन बन गया। तो इसी को ही मैंने एक लाइन में लिख दिया है कि वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसी को ही मैंने लिखा है, व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिला होता तब तक उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जब तक इस काम में मैंने आ को नहीं मिलाया तब तक इसके अंदर क्या मिला रहेगा, हलंत, क्योंकि ये आधा है। जब तक इसके अंदर स्वर नहीं मिलेगा तब तक ये पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, व्यंजन के साथ मिला स्वरों का बदला रूप ही मात्रा कहलाती है। अब देखिए, मैंने जैसे इस आधे का में आ मिला दिया तो ये क्या बन गया, का। ठीक है, मात्रा आई ना, आ की मात्रा। तो ये स्वरों का जो बदला रूप होता है ना, मात्रा कहलाती है। जैसे मैंने इस का में छोटी ई मिलाई, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, की। ठीक है ना, क्या बनेगा, की। तो कुल संख्या कितनी मानी जाती है व्यंजन की, 33। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं, 33। और स्वर कितने होते हैं, बताया था ना अभी मैंने, स्वर होते हैं 11। ठीक है, व्यंजन को अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से होते हैं भाग, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, स्पर्श मतलब छूना। ठीक है, तो जब हमारे मुख की जो जीवा है, जीभ है, बोलते समय, वर्णों को बोलते समय स्पर्श करती है, मुंह के भागों को स्पर्श करती है, छूती है, उसको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर,
इनका उच्चारण करने के लिए हमारी जीवा कहीं ना कहीं हमारे मुंह को स्पर्श करती है। ठीक है, हमारी जो जीभ है बोलते समय वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, छूती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं देखिए, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं वो का से लेकर माँ तक होते हैं। और का से माँ तक कितने हो गए टोटल? 25। कैसे हो गए 25? आपको पता होगा कि एक लाइन में हम 5 व्यंजन ही लिखते हैं। तो ठीक है, 5 व्यंजन के हमने 5 लाइनें लिखी हैं, तो कितनी हुई? 25 लिखा है ना मैंने। ये 25 अक्षर स्पर्श व्यंजन हैं। अब ये देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है? ये मैंने लिखा है कि जो ये व्यंजन है जब हम इनको बोलते हैं तो ये कहाँ से इनकी आवाज आती है। ठीक है, कहाँ से, मुख के कौन से भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क, ख, ग, घ, ङ, ये कहाँ से आ रही है आवाज? कंठ से, गले से आ रही है। ठीक है, आप बोलकर देखिए आपको पता लगेगा। च, छ, ज, झ, ञ, ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु। तालु कहाँ होता है? जब जीभ जो आपकी ऊपर लगती है ना, कहाँ लग रही है जीभ? च बोल के देखो कहाँ लग रही है? च। तो ये च आपकी जैसे दांत के साथ वाला जो हिस्सा होता है उस पर लग रही है, उसे कहते हैं तालु। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये है हमारा उच्चारण स्थान, इसका मूर्धा। मूर्धा मतलब जीभ जब ऊपर लग रही है तो ऊपर वाला स्थान क्या कहलाया जाएगा? मूर्धा। त, थ, द, ध, न, ये दंत यानी दांत पे लग रही है जीभ। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, बोल रही हूँ ना मैं। कहाँ से उच्चारण, कहाँ से आवाज आ रही है? ओष्ठ से। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब आपका होठ। ठीक है, ओष्ठ से आपकी आवाज आ रही है। और इन्हीं को ही हम कहते हैं वर्ग। 5 वर्ग हैं ये। 5 वर्गों के नाम कैसे दे दिए? जैसे ये का है, जो पहला ही वर्ण का वर्ण है उसी से ही नाम दे दिया गया। जैसे क से शुरू हो रहा है ये, तो का वर्ग। च से शुरू हो रहा है तो च वर्ग। ट से शुरू हो रहा है तो ट वर्ग। त से हो रहा है तो त वर्ग। प से हो रहा है तो प वर्ग। ठीक है, जैसे क वर्ग में कितने आएंगे? 5 व्यंजन आएंगे, जो किससे बोले जाते हैं? कंठ से। च वर्ग में 5 व्यंजन आएंगे, फिर से कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। ट वर्ग में 5 व्यंजन आएंगे और कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। त वर्ग में 5 व्यंजन आएंगे फिर से, और कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। प वर्ग में 5 व्यंजन आएंगे और कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ में। अब आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये टोटल कितने हैं हमारे? 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है हमारा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? देखिए मैंने लिखा है अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? इनके उच्चारण में पूरी तरह से जो हमारी जीभ होती है वो स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं है मुंह के भागों को। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? य, र, ल, व, हल्का सा छूती है, पूर्ण रूप से नहीं छूती। ठीक है, और मैंने उसी तरह इनके उच्चारण स्थान भी लिख दिए हैं कि कहाँ से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। य तालु से, र मूर्धा से, ल दंत से, व ओष्ठ से। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या लिखा है मैम ने? ला। ला का ना एक और नाम होता है पार्श्विक। ठीक है, कई बार ऐसा ऑप्शन आता है कि 4 वर्ण दे देंगे और पूछेंगे इसमें से पार्श्विक वर्ण छांटिए। अब आपको पता ही नहीं है पार्श्विक होता क्या, नाम तो बड़ा भारी भरकम है, तो कौन सा वर्ण होगा? तो आपको याद रखना है कि पार्श्विक जो वर्ण होता है ला को ही कहते हैं, ला का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ऐसे ही रा का भी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, लुंठित वर्ण छाटिए या प्रकंपी वर्ण छाटिए इसमें से। ठीक है, तो ये जो रा व्यंजन है हमारा, उसको लुंठित
और प्रकंपी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसी के ही दूसरे नाम हैं। फिर हमारा तीसरा विभाजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका ऊष्म है, ऊष्म मतलब शब्द से समझने की कोशिश की, गरम, गर्मी, ऊष्मा, एनर्जी। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कौन से हो गए? इनका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर की वायु एकदम घर्षण करती हुई बाहर आती है। कैसे आती है? एकदम गर्मी से बाहर आती है। तो वो कौन से हो गए हमारे? ऊष्म व्यंजन। जैसे मैंने बोला श, तब घर्षण करती हुई आई और एकदम गर्म हवा के साथ। ठीक है, तो वो हमारे व्यंजन वर्ण कौन से हो गए? हमारे ऊष्म व्यंजन। और वो कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, श, स, स और ह। इनके उच्चारण स्थान भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। ये सब आप घर पे बैठ के सब बोलकर देखेंगे कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित हो रहा है। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और माइंड में भी बैठ जाएगा। फिर तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पे इसके कंप्लीट कर लिए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम आपने स्वर भी करा दिया, व्यंजन भी करा दिया, लेकिन उसमें अंग, आहा भी तो आता है, वो किस में आते हैं? ठीक है, स्वर 11 बताए थे मैंने आपको औ तक, तो फिर अंग और आहा जो है वो किस में आते हैं, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो छोटा सा मैं उसका भी बता देती हूँ आपको। अयोगवाह, अयोगवाह में आते हैं वो। ठीक है, अयोगवाह पूछे जाए कौन से वर्ण है, कौन से स्वर को कहते हैं? अंग और आहा। अयोगवाह कौन से हो गए? अंग और आहा। अब ये मैंने ना स्वर में बताया आपको, ना व्यंजन में बताया। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है? इनको जो विभाजित किया है वो अयोगवाह के अंदर किया है कि अयोगवाह में अंग और आहा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं और ना पूरी तरह क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये व्यंजनों की मदद से बोले जाते हैं और इनकी खुद की अपनी मात्रा होती है। क्या होती है? इनकी खुद की अपनी मात्रा होती है। अब आप देखेंगे अंग लिखा है मैंने, बिंदी है ना इसके ऊपर, ये मात्रा है अंग की बिंदी। पीछे क्या लिखा है? 2 बिंदियां लगी है, इसको क्या कहते हैं? आहा करते हैं ना, तो इसकी ये भी खुद की मात्रा है। संस्कृत में आपने कुछ देखने को मिलती है, ये वाली मात्रा, बिंदी वाली भी मात्रा देखने को मिलती है। तो किस में आती है? आपकी अयोगवाह में। ठीक है, अब ये देखेंगे हम, जो ये बिंदी वाला है अंग है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुस्वार। इसका नाम होता है अनुस्वार। ठीक है, और आहा होता है, इसका नाम क्या होता है? विसर्ग। ठीक है, अब जो ये अंग है, उच्चारण कहाँ से होता है इसका? अंग नाक से होता है। ठीक है, जैसे रंग, कंठ, मंच आदि। आप ये देखेंगे जब हम इनको बोल रहे हैं तो आवाज कहाँ से आ रही है? इस बिंदी की आवाज कहाँ से आ रही है? एकदम नाक से आ रही है। कंठ, जो न हम बोल रहे हैं, जो बिंदी हम बोल रहे हैं, जो अनुसार हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं, उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? हमारी नाक से। ठीक है, आहा विसर्ग, उच्चारण जो है हम इसको हा की तरह यूज करते हैं, हा व्यंजन की तरह बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे अतः, प्रातः। ठीक है, जो बिंदी है ये, इनको क्या बोला जाता है? हा व्यंजन की तरह बोला जाता है, जैसे प्रातः, अतः। ठीक है, फिर एक और रह गया हमारा चंद्र बिंदी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक है, तो जो अनुनासिक है इसे कहेंगे हम चंद्र बिंदी को। इसका उच्चारण क्या होता है? उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से आती है। ठीक है, ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, अनुस्वार और अनुनासिक में सिर्फ थोड़ा सा समय का अंतर है। बाकी क्या है? बाकी ये सेम है। ठीक है, बाकी क्या है? ये सेम है। उसमें नाक से उच्चारण होता है, इसमें नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, बस थोड़ा किसका अंतर है? समय का अंतर है। ठीक है, अनुनासिक उच्चारण हवा नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे उदाहरण देखो इसके, 5, चांद, आंख, ऊंट आदि। ठीक है, समझ में आया? अयोगवाह, अयोगवाह के अंदर अंग और आहा। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और विसर्ग कहते हैं आहा को, और जो हमारी चंद्र बिंदी है उसको क्या बोलेंगे हम? अनुनासिक। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। और अगर
मिलते हैं हम इसके आगे की वीडियोस में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्ण विचार के बाद हमारा आएगा शब्द विचार। आपने देखा होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम उठाएंगे उसको, कि पहले वर्ण विचार फिर शब्द विचार। शब्द विचार में हमारा क्या होता है कि आधे से ज्यादा हमारी क्या होती है, ग्रामर उसमें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो बाकी के टॉपिक्स हम करेंगे इसी तरीके से, शॉर्ट वीडियो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।